हेलो फ्रेंड्स। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की तिथि को घोषणा कर दिया गया है और इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी को लागू कर दिया गया है। हम लोग इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आचार संहिता क्या है और भी टोटल कितने चरण में मतदान हो रहे हैं और बिहार कौन कौन से चरण में भाग ले रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग समझे तो ये आचार संहिता होता क्या है। दरअसल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कोड है, एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहती है कि काफ़ी स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए, क्योंकि चुनाव जो है किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए लागू किया जाता है ताकि कि चुनाव जो है वो काफ़ी स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से हो। आदर्श आचार संहिता जो है ये कोई संवैधानिक दस्तावेज नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई संविधान में कुछ प्रावधान है या फिर इसको उल्लंघन पे इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान है जिसके उल्लंघन करने के बाद में कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं होती है। आयोग पहले कोशिश किया था कि इसको लेकर कुछ कानून का हिस्सा बनाया जाए, इसको विधि का हिस्सा बनाया जाए, इसको लेकर सत्तारूढ़ दल से बात किया गया, लेकिन चूंकि इसमें विधेयक संसद में पारित हुआ नहीं, जिसकी वजह से अगर हम इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर हम लोग लीगलाइज करने या फिर इसको प्रॉपर जो है कानून की धारा में यानी विधि में इसको जोड़ने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं पड़ रही थी, जिसकी वजह से अंत में इलेक्शन कमीशन जो है इसको संवैधानिक रूप देने का जो निर्णय है उससे वापस ले लिया। अब है कि जब चूंकि संवैधानिक है नहीं और इसके कई सारे प्रावधानों में जब दंडात्मक कार्रवाई होती नहीं है तो आखिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता क्यों है। दरअसल आचार संहिता को कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन ये दो जो एक्ट है उसके द्वारा लागू होता है। जैसे पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, उसमें अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करती हैं जिससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो हम लोग उसको निर्वाचन अपराध की श्रेणी में उसको डालते हैं और उसके द्वारा हम लोग फिर कानूनी कार्रवाई करते हैं और उसको दंडित करते हैं। दूसरा आता है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। तो निर्वाचन अपराध को हम लोग भारतीय दंड संहिता के भी कई धाराओं के द्वारा हम लोग उनको दंडित करते हैं। अब भारतीय दंड संहिता तथा लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो कि पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जिसको कहते हैं, तो उसमें भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध को सूचीबद्ध किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल को हम कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में धारा है 123 का, जिसमें कि कोई भी धार्मिक कोई भी ऐसी गतिविधि करे जिसमें कि मतभेद हो, घृणा पैदा हो, सांप्रदायिकता बढ़े, इन सबको लेकर है। धार्मिक स्थलों पर प्रचार करना उसके लिए 123(3) है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है। 125 के अंदर आता है भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध। उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 135 के अंदर आता है मतदाताओं को डराना धमकाना। ये सब दरअसल निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आ जाता है। उसके अलावा किसी अन्य के नाम पे अगर मत डालते हैं तो ये हमारा इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अधीन आता है, जिसके तहत उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की 130 यानी 130 धारा का यानी सेक्शन 130 का उल्लंघन करता है, जो कि निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अंदर जो निर्वाचन अपराध है उसको लेकर उसके आधार पे हम लोग उसको दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। तो आप सभी जानते हैं क्योंकि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्वाचन की तिथि घोषणा कर दी जाती है उसके बाद तुरंत से ही आचार संहिता लागू हो जाता है। अब चूंकि बिहार में हम लोग जान रहे हैं कि 40 टोटल लोकसभा सीट है और पूरे भारत में जो निर्वाचन के लिए जो प्रक्रिया है टोटल 7 चरण में किया गया है और प्रत्येक चरण में बिहार की भागीदारी होगी, बिहार में निर्वाचन होगा। हम लोग अगर देखें तो पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 19 अप्रैल 2024 से। टोटल 102 सीटों के लिए होगा, टोटल उसमें 21 राज्य भाग लेंगे। उसी तरह से द्वितीय चरण जो होगा वो होगा 26 अप्रैल को, जिसमें कि 89 सीटों के लिए होगा। तीसरा चरण 7 मई को होगा 94 सीटों के लिए और चौथा चरण होगा 13 मई को जो कि 96 सीटों के लिए होगा। पांचवा चरण 20 मई को होगा जो 49 सीटों के लिए होगा। छठा चरण 57 सीटों के लिए होगा जो कि 25 मई को होगा और सातवां और अंतिम चरण 1 जून 2024 को होगा और उसमें टोटल 57 सीट्स के लिए होगा। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 7 चरण में टोटल लोकसभा का चुनाव का निर्वाचन प्रक्रिया का संपन्न किया जाएगा और 4 जून को
मतदान का गणना होगा, मतगणना होगा और उसमें जिस भी पार्टी का बहुमत प्राप्त होगा वो सरकार बनाने का दावा करेगा अपने अलायंस से, या फिर अगर स्वतंत्र रूप से आता है तो उस आधार से भी जिनको बहुमत होगा वो अपने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। हम लोग अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी 7 चरण में चुनाव हो रहा है। बिहार प्रत्येक चरण में हिस्सेदारी कर रही है। पहला चरण में हो रहा है औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, टोटल 4 सीट के लिए हो रहा है। दूसरा चरण जो कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, टोटल 5 सीटों के लिए हो रहा है। और जो तीसरा चरण है वो है झंझारपुर, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया, भी 5 सीटों के लिए हो रहा है। और जो हमारा चौथा चरण है 13 मई को, वो है दरभंगा, उजियारपुर, मुंगेरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, 5 सीटों के लिए हो रहा है। और 20 मई को हो रहा है सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, ये भी 5 सीटों के लिए हो रहा है। और छठा चरण में 8 सीट हो रहे हैं जिसमें कि वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज और सिवान। और 7वां और अंतिम चरण जो 8 सीटों के लिए होगा और ये होगा नालंदा, पटना साहिब, आरा, पाटलिपुत्र, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। तो इस तरह से टोटल 40 सीटों के लिए, बिहार में टोटल लोकसभा 40 सीट है, उन 40 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया जो है वो होगा। और मतदान प्रक्रिया को 1 जून को अंतिम रूप दिया जाएगा और 4 जून का काउंटिंग होगा। और उसके आधार पर जिसका भी बहुमत साबित करेगा उसके हिसाब से सरकार बनाने का अपना दावा प्रस्तुत करेगा। इसको लेके सभी जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, जो जिलाधिकारी ही होते हैं, उनके द्वारा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। और पूरे अपने जिले में विभिन्न प्रकार के कोषांग गठन किया जा रहा है जिसके द्वारा कि आचार संहिता का उल्लंघन को रोका जाए एवं अन्य कई सारे निर्वाचन अपराध को रोका जाए। और कई सारे ऐसे भी एक्टिविटीज किए गए हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोग में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें और साथ साथ स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। इसके लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी या जिला अधिकारी के द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा जो कोषांग गठन किया जा रहा है वो अन्य पदाधिकारियों के साथ सेक्टर पदाधिकारी एवं अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी, तो भिन्न भिन्न पदाधिकारियों के बीच में उनके कर्तव्यों को निर्वहन के लिए उनको बांट दिया गया है और उनको पूरी तरह से कंट्रोलिंग किया जा रहा है जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। तो बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि साफ और स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। ना ही किसी वोटर को धमकाया जाए, ना ही किसी वोटर को प्रभावित किया जाए, बल्कि आप अपने काम या अपने जो चीजें हैं उसके आधार पर आपको लोग समर्थन देते हैं, उसके आधार पर आपका बहुमत प्राप्त होता है और फिर अपनी सरकार को बनाने के लिए आप अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेरा भी आप सभी जितने भी जो वीडियो देख रहे हैं, जितने भी जो जनता है, सभी के साथ मेरा यही कहना होगा कि ये बहुत ही एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक त्यौहार के रूप में माना जाता है। तो आप सभी जो जिनका भी मतदाता सूची में नाम है वो वोट देना जरूर सुनिश्चित करें, वो जरूर जाएं, आप अपने अधिकार को जरूर पालन करें, अपने अधिकार को निर्वहन करें। ये आपके इस देश को एक नई रूपरेखा बनाने में, इस देश को नई दिशा देने में आपकी योगदान काफी महत्वपूर्ण होती है। तो एक सिंगल वोट बहुत कुछ बदल सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए मतदान जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।